meeting is being recorded. यस, चाइल्ड हेल्थ में हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी। पता है ना आपको टॉपिक है आपका शामिल? आप सब तक मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कोई जवाब दीजिए, आवाज आ रही है? यस सर। वॉइस बिल्कुल क्लियर है? यस सर। स्लाइड विजिबल है? यस सर। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो टीकाकरण की जो प्रोग्राम है भारत में, उसका जो वर्तमान नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो हम प्रोग्राम में जो टीके हैं उनके बारे में बात करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी बात करते हैं। पहला वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहते हैं। और उस वैक्सीनेशन के परिणाम स्वरूप जो इम्यूनिटी मिलती है, अगर बच्चा इम्यूनाइज हो जाता है, प्रतिरक्षा उसको जो मिलती है, तो उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये दोनों में फर्क है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी प्राप्त करने की प्रक्रिया वैक्सीन के बाद इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या होते हैं? वे एजेंट जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, वो एजेंट होते हैं आर्टिफिशियल बनाए हुए, तो उनको हम वैक्सीन कहते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी अगेंस्ट इलनेस। इज द नॉर्मल टर्मिनोलॉजी जो कि अपन वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने से पहले जरूरी थी बात करनी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक तो एक्वायर्ड हम जो हासिल करते हैं बाद में, और एक होती है इननेट जो कि जन्मजात होती है। जन्म से ही मतलब इनबिल्ट है हमारी बॉडी में, हर एक व्यक्ति की अपनी इनबिल्ट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो शामिल है। एक्वायर्ड दो टाइप से होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में हमारा बॉडी जो होता है, हमारा शरीर होता है, वो सक्रिय होकर किसी एजेंट, जब एंटीजन जो एंटर करेगा तो उस एंटीजन के खिलाफ एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, और सक्रिय होकर जो बनाएगा वो कौन सी होती है? एक्टिव इम्यूनिटी होगी। और अगर बनी बनाई मिल जाए, शरीर को कुछ नहीं करना पड़े, तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इस एक्टिव इम्यूनिटी में भी दो प्रकार से हमें जो एजेंट है हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, एक तो आर्टिफिशियली और एक नेचुरल। जो आर्टिफिशियल हम जो एजेंट बॉडी में एंटर कराएंगे उसको बोलेंगे वैक्सीनेशन। उसको क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन। और जो वैक्सीन है, जो टीके हैं हम जो लगा रहे हैं, चाहे ओरल पोलियो वैक्सीन है या फिर बीसीजी का है या फिर पेंटावेलेंट है, व्हाटएवर द वैक्सीन्स वी आर यूजिंग दैट प्रोवाइड द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, वो हमें आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। क्योंकि ये एजेंट हमारी बॉडी में जाएंगे, ये एंटीजन जो जाएंगे तो हमारी बॉडी उसके प्रति रिएक्शन करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और वो एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगी। दूसरा होता है नेचुरल। नेचुरल कोई भी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, आपने सुना होगा कि किसी को मीजल्स हो गई या चिकन पॉक्स हो गया, तो उसके बाद उसको दोबारा नहीं होता, क्योंकि वो तो एजेंट उसकी बॉडी में प्रवेश किए और उसके बाद हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। ठीक है, उस एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, तो ये कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तो उसके अगेंस्ट जो बन जाती है एंटीबॉडी, तो हमें उससे नेचुरल जो एक्टिव इम्यूनिटी मिल जाएगी। फिर है पैसिव। पैसिव दो प्रकार की, ये भी आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, हम बने बनाए इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं दे देते हैं, मतलब एंटीबॉडीज होते हैं बने बनाए बाहर से दे देते हैं। और दूसरी नेचुरल है, तो नेचुरल में जैसे माँ से बच्चे में चले जाएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू गए या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू गए, ठीक है ना, आईजीजी आईजीएम जो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन में यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ सकते हैं कि किस टाइप की है वैक्सीनेशन, कौन से टाइप है। तो जो वैक्सीनेशन है वो आर्टिफिशियल एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है आपको, आर्टिफिशियल है और एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी प्रदान करता है वैक्सीनेशन, वैक्सीन। ठीक है, सब क्लिनिकल से हमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन से हमें आर्टिफिशियल पैसिव मिलती है, और मदर टू चाइल्ड जो होती है वो नेचुरल पैसिव टाइप की होती है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्सीन।
मेनली जो हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो हमारे वैक्सीन हैं वो यही है, ठीक है। शेष सारी चीजें हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय और बहुत पड़ा है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि हमारे क्वेश्चन क्या आएंगे। तो देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ वैक्सीन, 4 प्रकार की लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है और मिक्स्ड वैक्सीन है। मिक्स्ड मतलब वैसे नहीं चाहें तो भी इसको छोड़ सकते हैं। मेनली 3 टाइप की वैक्सीन जिसके आधार पे वैक्सीन बनाई जाती है। पहली जो आपके है लाइव एटीन्यूटेड। लाइव एटीन्यूटेड जो वैक्सीन है उसमें कौन कौन सी इसके एग्जांपल है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। पहले लाइव एटीन्यूटेड का मीन क्या होता है कि जो एजेंट बीमारी उत्पन्न करता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया या वायरस को इतना दुर्बल कर दिया जाता है कि वो बीमारी उत्पन्न नहीं करता, लेकिन बीमारी जैसे कुछ लक्षण उत्पन्न कर सकता है। तो वो वैक्सीन जो होते हैं वो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होते हैं। फिर उसी से वैक्सीन बनाई जाती है उससे, और वो जो हमें हमारी बॉडी में इंसर्ट की जाती है या फिर हमें इंजेक्ट या फिर ड्रॉप के रूप में पिलाई जाती है, दी जाती है, तो फिर उसकी इम्यूनिटी मिलेगी। एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे लाइव एटीन्यूटेड की। बीसीजी, मीजल्स, रूबेला, रोटावायरस एंड जेई, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, जो कि राजस्थान में नहीं चल रही है, वो सिर्फ यूपी के कुछ एरिया, गोरखपुर और कुछ बिहार के एरिया में, वहां पर जहां ये जापानीज इंसेफेलाइटिस का केस जहां पर फैले हुए हैं वहां पर ये लगाई जाती है। तो ये जो वैक्सीन है वो लाइव एटीन्यूटेड है, याद रखना इनको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीसीजी किस प्रकार का वैक्सीन है, मीजल्स किस प्रकार का है, ये लाइव एटीन्यूटेड जीवित निष्क्रिय वैक्सीन है। दूसरे होते हैं किल्ड। किल्ड में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो वायरस जो था उसको मृत कर दिया जाता है, लेकिन उसका जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन के प्रति हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है। तो उस किल्ड वैक्सीन के पार्ट को अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। हमें इन्फेक्शन टाइप, जो सब क्लिनिकल टाइप का एक इन्फेक्शन होता है, सिम्टम उत्पन्न होते हैं और उसके खिलाफ बॉडी जब एक्टिव होकर एंटीबॉडी बना लेती है। तो इसमें आपके FIPV, फ्रैक्शनल डोज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि किल्ड वैक्सीन है। IPV जो FIPV लग रहा है वो, जबकि OPV मैंने ऊपर लिखना भूल गया, सॉरी, एक उसमें ऐड और कर लेना, OPV आपका लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। देन उसके बाद जो किल्ड वैक्सीन थे उसमें आपके FIPV मींस IPV, जो पोलियो का दूसरा जो इंजेक्टेबल है वो किल्ड वैक्सीन है। इस पोलियो इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन को आपके क्या बोलते हैं, इसका नाम है, नाम पता है किसी को, दूसरा नाम भी है इसका, साल्क वैक्सीन, साल्क, SALK। जबकि OPV का जो दूसरा नाम है वो है साबिन टाइप। OPV है वो साबिन टाइप वैक्सीन है, और FIPV है या IPV है वो साबिन टाइप, सॉरी, साल्क टाइप वैक्सीन है। इनके नाम लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। दूसरा PCV, फिर पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये जो वैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन है, मींस इसमें बैक्टीरिया वायरस का जो मृत भाग होता है वो इंजेक्ट किया जाता है। फिर टॉक्सॉइड है, जिसमें उस बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स होता है, एंडोटॉक्सिन्स या एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं। टिटनस और डिप्थीरिया का जो होता है उसमें टॉक्सिन से वैक्सीन बनाया जाता है। मिक्स्ड में आपके आते हैं, मतलब जिसमें 2 या उससे अधिक टीके मिक्स किए जाते हैं। पेंटावेलेंट में आपके 5 है, DPT में 3 होते हैं, TD में 2 है, MR में 2 है, MMR जो एक और आता है उसमें 3 है। पेंटावेलेंट में 5 कौन से हैं, कोई बताएगा? DPT, हेपेटाइटिस बी और हिब। वेरी गुड, DPT 3 तो यही है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब। ये 5 टीके पेंटावेलेंट में होते हैं। तो 3 तो खैर आपको DPT याद होते हैं, चौथा आप हेपेटाइटिस बी को याद रखिए और 5वां हिब को याद रखिए। पूछने को पूछ सकता है कोई भी कि नाम दे देंगे कि पेंटावेलेंट में कौन सा नहीं होता है। 3 तो ये एक साथ DPT दे दिया, हिब दे दिया, हेपेटाइटिस बी दे दिया और एक और साथ में कोई जोड़ के दे दिया, ठीक है। तो गलती करवा सकते हैं अपने से कोई, तो यहाँ आपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन से टाइप के हैं, क्वेश्चन बन सकता है किसी में से, इनमें से। देन नेक्स्ट, जर्नी ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये जो आज हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चल रहा है इसकी जर्नी, लंबी यात्रा है। ये यात्रा जो
स्टार्ट हुई है उसका लास्ट के जो 2-3 जो क्वेश्चन है वो जरूर याद रखने हैं। शुरू का तो जनरली देख लीजिए आप। 1978 के अंदर ईपीआई प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। फिर 1985 में यूआईपी सॉरी, ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ये बेसिकली 1985 में स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसी ईपीआई का नाम बदला गया था। और ये इसके अंदर जो थे बेसिकली जो टीके लगते थे वो कौन कौन से थे? बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स और डीपीटी। ये शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ तब ये टीके लगते थे। फिर 1989 में क्या किया? विटामिन ए जोड़ दिया। हालांकि विटामिन ए को हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल नहीं मानते हैं, फिर भी आपको याद रखना है विटामिन ए जो सप्लीमेंटेशन है वो 1989 में स्टार्ट कर दिया। 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फिर एक क्वेश्चन है, ये बनता है कि पूछ सकते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो 1995 के अंदर। देन 2009 के अंदर इस शेड्यूल में हेपेटाइटिस बी जोड़ा गया। 2011 के अंदर मीजल्स की सेकेंड डोज शामिल की गई। पहले मीजल्स की एक ही डोज लगती थी जो कि 9 महीने में लगती थी। 2011 में एक और जोड़ा गया कि भाई 16 से 24 महीने के बीच में एक और डोज लगानी है। 2014 के अंदर पेंटावेलेंट इंट्रोड्यूस किया, और पेंटावेलेंट में क्या किया? हेपेटाइटिस बी भी शामिल किया और हिब को साथ में जोड़ा गया। मींस 2014 के अंदर हिब ऐड हुआ। अप्रैल 2016 में आईपीवी आएगा, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। फिर उसके बाद में इसको एफआईपीवी बना दिया गया। मींस इसकी डोज जो 0.5 ml एक बार लगती थी उसकी बजाय इन्होंने क्या किया, अब इसको 0.1 ml 2 बार लगती है। मार्च 2017 में रोटावायरस वैक्सीन आया। अप्रैल 2018 के अंदर इन्होंने पीसीवी शामिल कर लिया। जुलाई 2019 के अंदर एमआर मींस मीजल्स के साथ रूबेला लगाना शुरू कर दिया, मीजल्स रूबेला। सितंबर 2019 के अंदर जो टीडी रिप्लेस टीटी, पहले जो टीटी लगता था उस टीटी की जगह अब क्या लगता है? टीडी। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गलती करवाएंगे आपसे कि जो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कौन सा टीका लगाते हैं, ठीक है? तो आपने लिख दिया टीडी, लिख दिया, दूसरा टीटी लिख दिया, तीसरा कुछ और लिख दिया। तो नाउ द करेक्ट आंसर इज टीटी, नॉट टीटी। भूल जाइए टीटी का, टीटी इंजेक्शन ही नहीं आता है, टीटी वैक्सीन आता ही नहीं है, सप्लाई में ही नहीं है, टीडी आता है टीटी की जगह। चाहे बच्चों को लग रहा है, बड़ों को लग रहा है, किसी को भी लग रहा है, नाउ वी आर यूजिंग टीडी नॉट टीटी। फिर 1 जनवरी 2023 से एफआईपीवी थर्ड डोज मींस 2 दिन पहले स्टार्ट हो गया है। ये क्वेश्चन बनेगा भैया, मैंने आपको भेजा, ग्रुप में भी भेजा था इसका, कि अब जो डोज है इसके बारे में कुछ खास चीजें हैं वो अपन शेड्यूल के साथ बात करेंगे, ठीक है? ये जो नया स्टार्ट किया है, इसकी जो तीसरी डोज स्टार्ट की है। नेक्स्ट, अब जो टीकाकरण सारणी है उस पर बात करेंगे, एक एक टीकों को पकड़ेंगे और बात करेंगे, ठीक है? पहला जो 1 जनवरी 2023 से लागू है, TD1 क्या कब लगता है? टीडी का पहला टीका लगता है जब जितना जल्दी हो सके, पता लगते ही प्रेगनेंसी का पहले 12 सप्ताह के भीतर लग जाना चाहिए, ठीक है? गर्भधारण, इसकी अधिकतम आयु है गर्भधारण होने के जितना जल्दी हो सके लगाओ, ठीक है? 0.5 ml लगता है और IM लगता है, ऊपरी बाह में लगता है। सारे क्वेश्चन है, कहाँ लगता है, कौन से रूट से लगता है, कितने ml लगता है, कब लगता है। टीडी सेकंड होता है, वो टीडी फर्स्ट के 4 सप्ताह बाद 28 सप्ताह बाद लगता है, और सेम रूट और सेम साइट होती है। फिर होता है टीडी बूस्टर। टीडी बूस्टर यदि गर्भावस्था में पिछले 3 साल में टीडी की 2 खुराक दी गई है, मतलब जो सेकंड टीडी था ना लगा है उसके 3 साल के भीतर है प्रेगनेंसी, सेकंड टीडी के 3 साल के भीतर प्रेगनेंसी है, तो फिर एक टीडी बूस्टर से काम चल जाता है, ठीक है? वो सेम साइट और डोज तो वही रहेगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी थी, वो पहली प्रेगनेंसी थी जो थी उसमें आपकी फुल डोज लगी, मतलब टीडी फर्स्ट और टीडी सेकंड लग गया, फिर उसके बाद कोई प्रेगनेंसी कंसीव हुई और टीडी बूस्टर लगा दिया और वो एबॉर्शन हो गया, फिर उसके बाद कंसीव हो गई, तो उस समय आप कौन सी डोज लगाएंगे? ध्यान रहिए, अगली बार जब लगेगा तो उस समय TD1 TD2 ही लगेंगे, टीडी बूस्टर 2 बार नहीं लगेगा। यहां से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि एक बार टीडी बूस्टर लगा हुआ फिर क्या करेंगे आप? 3 साल के भीतर ही तो फिर आपको TD1 और TD2 लगानी पड़ेगी वापस, ये ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, एक और होता है, एक यहां से और क्वेश्चन बना के देंगे, वो बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन बनाएंगे कि एक महिला आपके पास आई है, TD1 लगा हुआ है और जस्ट महीने भर पहले या जब भी लगा हुआ है और डिलीवरी के लिए आई है, ठीक है? मतलब अभी टीडी जो लास्ट महीने में लगाया है TD1 लगा हुआ है, डिलीवरी के लिए आई है,
तो भैया आप क्या करेंगे, तो आपको टीडी सेकंड लगाना है, ठीक है, उस टाइम भी आपको लगाना है टीडी सेकंड, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन वो दे सकते हैं। ये था प्रेगनेंसी का। उसके बाद जो न्यूबॉर्न है, स्लाइड विजिबल है? यस सर। ओके, अब आता है बीसीजी भी। बीसीजी कब लगाते हैं? जन्म के तुरंत बाद लगाते हैं, मतलब फर्स्ट डे अपन लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है वो होता है 1 वर्ष की आयु तक अधिकतम। बीसीजी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, बैसिलस कालमेट यूरिन। टीबी की कॉम्प्लिकेशन कम करने के लिए लगाते हैं, ना कि टीबी रोका जाता है। टीबी रोक नहीं सकते इससे, बट टीबी की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। बीसीजी लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि बीसीजी लग गया था बच्चे को कभी टीबी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। मीन्स ये है कि उसकी जो सीवियरिटी है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जैसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो जरूर कम हो जाएगी, बस इसलिए हम लगाते हैं। लेकिन आम जनता में अगर आप ये कह दोगे कि नहीं साहब इससे टीबी नहीं रुकती है, तो कोई लगाएगा ही नहीं, फिर कहते हैं क्यों लगा दोगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए अधिकतम 1 वर्ष की आयु तक लगा सकते हैं। 1 माह तक के शिशु के लिए ये डोज याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर 1 महीने से छोटा बच्चा आप लगा रहे हो तो 0.05 ml 0.05 ml है। और अगर 1 महीने से बड़ा बच्चा है, आप 1 साल तक कभी भी लगा रहे हो, तो उसमें 0.1 ml है। मीन्स 0.1 ml का आधा लगता है 1 महीने से पहले, ठीक है। और इसको डिसॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और ये इंट्राड्रमल रूट से लगता है और लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है। सारे क्वेश्चन है, आईडी रूट से लगता है, लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है, 1 वर्ष की अधिकतम आयु तक लगता है, और 0.05 ml 1 महीने से छोटा एज होती तब लगता है। ये सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर से। फिर हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज याद रखना, जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर लगे जाते। क्वेश्चन है ये कि हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज कब लगाते हैं। मीन 24 घंटे के अंदर लगाना है, ये याद रखना। 24 घंटे के बाद हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज लगाने का कोई मतलब नहीं लगाते हैं। उसके बाद डोज 0.5 ml, और इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और लेफ्ट मिड थाई पे लगाते हैं। ओपीवी जन्म के तुरंत बाद, इसकी ओपीवी जो 0 डोज है, वो यहां से क्वेश्चन है कि ओपीवी 0 डोज कब तक लगाई जा सकती है। वो अधिकतम इसकी एज है वो जन्म के बाद पहले 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन तक आपने ओपीवी 0 नहीं दिया है तो 16 दिन देने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, ठीक है। इसकी अधिकतम आयु से क्वेश्चन बन सकता है। फिर से आपको पता ही है 2 ड्रॉप और मुंह से ओरली। फिर ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कब लगते हैं सर? ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है कि 6, 10 और 14 सप्ताह पे लगते हैं। ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड 6, 10 और 14 सप्ताह पे, वही सेम रूट और हो गया। फिर आता है पेंटावेलेंट। ओपीवी किस टाइप का वैक्सीन है? लाइव है या किल्ड है? लाइव। लाइव। बीसीजी किस टाइप का? लाइव। लाइव। हेपेटाइटिस बी किल्ड, ठीक है। देन उसके बाद पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में देखिए 5 है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब, ठीक है। डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है भाई? कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। पर्टुसिस बोर्डेटेला पर्टुसिस, टिटनस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, हेपेटाइटिस बी वायरस से, और हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एक ये क्या है, वायरस है बैक्टीरिया है? हिब बैक्टीरिया वायरस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इज अ बैक्टीरिया। याद रखना, आप इन्फ्लुएंजा से कंफ्यूज मत होना। हिब जो है वो एक बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। और इसकी वजह से मेनिंजाइटिस भी होता है, इसकी वजह से निमोनिया भी होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे, उसमें ऑप्शन दे दें कि निम्न में से कौन कौन से टीके हैं वो निमोनिया रोकते हैं, तो एक जो हिब होता है वो भी निमोनिया रोकता है सर। पीसीवी भी आपके निमोनिया रोकता है, ठीक है। और इसके अलावा मीजल्स होता है वो भी निमोनिया रोकता है। मींस वायरस से होने वाला निमोनिया होता है, उसको रोकता है मीजल्स से होने वाला। अच्छा, उसके बाद भी निमोनिया रुक जाएगा क्या? सिर्फ इन 3 से रुकेगा, शेष से नहीं रुकेगा, ठीक है। न्यूमोकोकल से रुक जाएगा, हिप से रुक जाएगा, ठीक है। और सर जो आपका मीजल्स है उससे होने वाला रुक जाएगा, लेकिन सारे तो नहीं रुकेंगे। 6, 10, 14 पे लगाते हैं। 1 वर्ष की आयु तक लग सकता है ये भी, ठीक है। अधिकतम आयु याद रखना, 1 वर्ष आयु 0.5 ml, ठीक है। IM और लेफ्ट मिड थाई।
फिर आता है FIPV, फ्रैक्शनल डोज इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। फ्रैक्शनल डोज इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 6 और 14 सप्ताह पर और 9 माह पूरे होने पर। 3 इसका याद रखना, ये कब कब लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सप्ताह 14 सप्ताह मींस 10 पे नहीं है, और उसके बाद 9 महीने पूरे होने पर। इसकी डोज फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बूस्टर नहीं है। जैसे OPV की थी, पेंटावेलेंट की थी, इस तरह से इसकी भी डोज क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। अधिकतम 1 वर्ष की आयु तक लगा सकते हो आप। 0.1 ml लगेगा इसकी डोज, इंट्राडर्मल लगेगी। और इसका नया क्वेश्चन जो है यहां से पूछेगा, वो 6 सप्ताह और 14 सप्ताह पर जो लगता है वो राइट अपर आर्म पे लगेगा, लेकिन 9 महीने पे लगेगा वो लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा, क्योंकि 9 महीने पे राइट अपर आर्म पे मीजल्स लगता है, MR लगता है। इसलिए 9 महीने पे FIPV दाई भुजा पर लगेगा, दाई बाह पर लगेगा। ये क्वेश्चन है, याद रखना। 6 और 14 पे राइट साइड में लगेगा, 9 महीने वाला लेफ्ट साइड में लगेगा। ये अभी ऐड हुआ है, तो उनके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा कीड़ा यहाँ से कि भाई यहाँ से मैं कुछ गड़बड़ करूं बच्चे के लिए, ठीक है। बस उनकी जो है ना सोच भी एक ही रहती है, किसी न किसी तरह बच्चे को कंफ्यूज करो, ठीक है। और तुम कंफ्यूज होना मत, तुम सारे है ना कंफ्यूज होने वाले हो ही नहीं। देन RBV, रोटा वायरस वैक्सीन। इसकी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लगती है, 3 डोज, 6, 10, 14, 1 वर्ष की आयु, अधिकतम 5 बूंदे। बस डोज याद रखना, इसकी 5 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और ओरली। फिर PCV, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसकी बूस्टर है। पहली दूसरी तो डोज जो है वो नाम है इसके, और तीसरी डोज का नाम बूस्टर डोज है। ये कब लगती है, जिस तरह से FIPV लगती है वैसे, 6 सप्ताह 14 सप्ताह और 9 माह, ठीक है। 6 सप्ताह 14 सप्ताह और 9 माह पर 1 वर्ष की आयु, अधिकतम 0.5 ml IM लगता है, और राइट मिड थाई पे लगता है। PCV राइट मिड थाई पे लगेगा, ठीक है। फिर आता है MR, मीजल्स रूबेला। 9 माह पे पहली खुराक है इसकी, 5 वर्ष की आयु तक अधिकतम लगा सकते हैं MR को, 0.5 ml है। इसको डिजोल्व करना पड़ता है। ये सब क्यूटिनियस रूट से लगता है, एकमात्र जो है वो सब क्यूटिनियस लगने वाला, और लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा, ठीक है। इसमें हर टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। फिर विटामिन A की पहली खुराक देते हैं, वो भी 9 माह पे देते हैं। इस मीजल्स के साथ दी जाती है। क्यों दी जाती है मीजल्स के साथ, क्योंकि मीजल्स का जब वैक्सीन देंगे तो ये अपने को पता है कि ये बॉडी में जाके एंटीजन की तरह काम करता है, और सब क्लिनिकल टाइप का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो आई के अंदर भी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, ताकि विजन लॉस ना हो या कुछ इश्यू ना हो, उसको कम करने के लिए हम साथ में विटामिन A भी देते हैं। कितना देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, या 1 ml देते हैं, ओरली देते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए भाई, कोई डाउट है किसी को? नहीं? यस नो? नो सर। तो रटना पड़ेगा भैया, डाउट तो कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन रटना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट, अब 1 साल से बड़े बच्चों की बात कर रहे हैं। MR की जो मीजल्स रूबेला की दूसरी खुराक है, वो 16 से 24 माह में, जनरली 18 महीने पे लगा देते हैं, 5 वर्ष की आयु तक लगाते हैं। 0.5 ml डिसॉल्व करते हैं सबक्यूटेनियस दाईं ऊपरी बाह में, सेम वही बात है, ठीक है। फिर जो 16 से 18 महीने में यहाँ पर एक और डोज लगती है, OPV बूस्टर की, ठीक है ना, OPV बूस्टर की और DPT बूस्टर। 16 से 24 महीने में जो लगते हैं उसमें MR की सेकंड खुराक, MR बूस्टर नहीं है, MR की सेकंड खुराक है। OPV की बूस्टर है, DPT की बूस्टर है। OPV 16 से 24 माह में लगती है, वापस वही 5 वर्ष की आयु तक अधिकतम आप दे सकते हो, 2 बूंदें, और मुंह से देते हैं। विटामिन A की दूसरी खुराक, ठीक है। अब ये विटामिन A दूसरी से लेकर 9वीं खुराक तक टोटल कितनी होती है, 9 खुराक होती है। टोटल कितने ml जाता है 9 खुराक में, हैं जी? 17 ml जाएगा। पहली खुराक 1 ml की होती है, ठीक है। दूसरी से 9वीं 8 खुराक जो होती है वो 2 ml की होती है, मींस 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 5 साल तक लगाते हैं, अधिकतम हर 6 महीने के गैप से देते हैं उसको। फिर DPT की बूस्टर डोज, सेम IM रूट लगेगा और लेफ्ट मिड थाई पे,
फिर डीपीटी की दूसरी बूस्टर, ठीक है, 5 से 6 साल में। ये डीपीटी बूस्टर है, वो अधिकतम 7 साल तक लगा सकते हो, सेम रूट रहेगा। फिर टीडी 10 साल पे और 16 साल पे, अधिकतम 16 वर्ष की आयु, 0.5 ml। तो इस तरह से ये टोटल आपको जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की डोज, मैक्सिमम एज कब तक लगा सकते हो, उसकी डोज क्या है, रूट कौन सा है, साइट कौन सी है, और नाम में भी गड़बड़ करा सकते हैं आपसे, कुछ भी डोज का नाम बदल सकते हैं, बूस्टर को थर्ड डोज बना सकते हैं, थर्ड को बूस्टर बना सकते हैं, कुछ भी यहाँ से चेंज करके अपने को दे सकते हैं, ठीक है। तो साइट याद रखनी है, नाम याद रखना है, डोज याद रखनी है, आपको रटनी पड़ेगी भैया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो थोड़ा सा टेढ़ा घुमा के, कि एक बच्चा है जो आपके पास 11 महीने और 29 दिन पे आया है, उसको अभी कोई टीका नहीं लगा, अब आप क्या करेंगे भाई, कौन कौन से टीके लगाएंगे बताओ, बताओ कौन कौन से टीके लग सकते हैं भाई। जो 1 साल से कम लगने वाले थे वो सारे लगेंगे, बीसीजी लगेगा भैया उसको, ओपीवी लगेगा उसको, पेंटावेलेंट लगेगा उसको, ठीक है, एफआईपीवी लगेगा, आरवीवी लगेगा, पीसीवी लगेगा, ठीक है, ये सारे के सारे टीके लगेंगे। जो 1 साल से कम लगने वाले थे वो सारे लगेंगे। अब ये है कि वो कहेंगे साहब पहला टीका तो 1 साल के भीतर लग गए साहब इनके, अब वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट टीके तो 1 साल से बियॉन्ड जाएंगे अगर लगाएंगे तो, लेकिन लगाने हैं, कंप्लीट करना है। अगर एक शेष टीके उसके अपने जो भी उम्र के हिसाब से सारे हो जाएंगे, आगे लगते रहेंगे, लेकिन ये टीके अगर 12 महीने से पहले कोई बच्चा आ गया हमारे पास तो उसको पहली डोज से ही स्टार्ट करना है। जैसे पेंटावेलेंट पहला लगेगा, एफआईपीवी पहला लगेगा, आरबीवी पहला लगेगा, और उसके बाद सारे पूरे करने हैं, कोई नहीं छोड़ना है, सारे पूरे होंगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कि आपको केस दे सकते हैं, केस टाइप का केस है, ये लगे हुए हैं तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है, आपसे ऑप्शन दे देंगे कब लगाएंगे, किस उम्र पर लगाएंगे, रूटीन वो उतना ही गैप छोड़ के, ठीक है ना। अगर वहां लग गया तो 6 सप्ताह लग गया है तो उसको मान लो, उसके बाद नेक्स्ट उसके 4 सप्ताह बाद, नेक्स्ट उसके फिर 4 सप्ताह बाद बुला के वो डोज उसकी पूरी करनी है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? यार जवाब दिया करो यार, तुम वैसे जवाब नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। ऐसा कोई डाउट नहीं। ठीक है, ओके, चलो। ये एक मारवाड़ी है जो सारी डोज लिए बैठा है, देखो, ठीक है ना, सारी के सारी डोज किस टाइम कौन सी लेनी है, जो अपन ने डिस्कस किया है वही के वही वापस यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। शेष वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में है, कुछ भी इसमें नई कहानी नहीं है, ठीक है। सेम वही का वही था वापस, कि किस समय कौन से लगते हैं, ये उसके हिसाब से, वो टीके के हिसाब से था, ये वीक्स के हिसाब से है कि किस समय पर, एज के हिसाब से, कि जन्म के समय कौन से लगते हैं, 6 वीक पे कितने हैं। तो जन्म के समय आपके देखो 3 टीके हैं, है ना, 3, जिसमें बीसीजी है, ओपीवी है और हेपेटाइटिस बी है। 6 वीक पे 5 है, ओपीवी फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, ठीक है, एफआईपीवी फर्स्ट, पीसीवी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10 वीक पे फिर 3 है, मतलब जन्म के समय 3, 6 वीक पे 5, 10 वीक पे 3 और 14 पे फिर 5, वही वापस ओपीवी, पेंटा, एफआईपीवी 2, आरबीवी थर्ड और पीसीवी सेकंड, ठीक है। 9 से 12 पे यहां पर मीजल्स रूबेला एमआर, जेई, पीसीवी बूस्टर और एक और ऐड हो गया एफआईपीवी थर्ड, ये पुराना था तो उसमें मैंने इसमें एंटर नहीं कर पाया उसमें, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर 4 हो गए हैं, ठीक है। और अगर मानते हैं अपन उसको, हालांकि वो इम्यूनल शेड्यूल में नहीं है विटामिन ए, लेकिन याद रखने के लिए वहां चीजें 5 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 16-24 महीने में आपके एमआर सेकंड, जेई सेकंड, ठीक है, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट और ओपीवी बूस्टर 4, फिर 5 से 6 साल में डीपीटी बूस्टर का सेकंड डोज लग जाएगी, 10 साल पे टीडी लगेगा, 16 साल पे टीडी लगेगा, प्रेगनेंसी में टीडी फर्स्ट सेकंड और बूस्टर, ठीक है। ये बढ़ती उम्र पे किस तरह से कौन कौन से टीके लगेंगे वो है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन पॉलिसी, एक क्वेश्चन यहां से उठाएंगे, ओपन वाइल पॉलिसी को याद रखिएगा, may use vaccine up to 28 days after opening vial। ओपन वाइल पॉलिसी का मतलब ये है कि वो टीके जो ओपन करने के बाद, उस वाइल को खोलने के बाद 28 दिन तक काम में ले सकते हैं, वो टीके ओपन वाइल पॉलिसी में आते हैं, ठीक है। वो टीके जिनको 28 दिन तक काम में लिया जा सकता है,
करना क्या होता है, इस टीके को जब वाइल को खोलते हैं तो उस वाइल पर डेट लगाते हैं कि भैया आज इस तारीख को खोला है, उसके बाद 28 दिन तक इसको यूज किया जाता है, अनलेस अंटिल कि वो खराब नहीं हो गई, उसमें विजिबली कुछ खराब नहीं दिख रहा हो, उसका वीवीएम खराब नहीं हो गया हो, ठीक है ना, तब तक उसका कलर चेंज नहीं हो गया वैक्सीन का अंदर, ठीक है ना, या नीचे नहीं गिर गई हो, कंटामिनेटेड नहीं हो गई हो, मीन्स कंटामिनेटेड नहीं हो, नीचे ग्राउंड पे नहीं, ग्राउंड पे गिरने के बाद यूज नहीं करते उसको, कंटामिनेटेड नहीं लिख रही हो, अंदर से विजिबली कोई कलर चेंज नहीं हुआ हो, वीवीएम खराब नहीं हो, तो हम उस वैक्सीन 28 दिन तक काम में ले सकते हैं। तो ये पूछ सकते हैं ओपन वाइल पॉलिसी में क्या होता है कि 28 दिन तक काम लिया जाता है, क्या क्या चीज ध्यान में रखनी है कि डेट लिखनी है, उसको खराब होने के बाद काम नहीं लेना है, वीवीएम खराब हो गया तो काम नहीं लेना है। वीवीएम क्या होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, पता ही होगा आपको। फिर होता है 4 आवर पॉलिसी। ये 4 आवर पॉलिसी मैंने नाम दिया है, 4 आवर पॉलिसी कोई नाम नहीं है, कि वो टीके जो ओपन वाइल पॉलिसी में नाम नहीं आते हैं, वो टीके 4 आवर पॉलिसी में आते हैं। बीसीजी, एमआर, रोटा वायरस वैक्सीन एंड जेई, ये 4 टीके हैं जो ओपन वाइल पॉलिसी में नहीं आते हैं। अब आप कंफ्यूज मत होना, इन चारों को याद करना। शेष ओपन वाइल पॉलिसी में कौन कौन से आते हैं, वैसे रटोगे तो खराब होगा मसला, आपको वो याद करने जो नहीं आते हैं। आपसे पूछेंगे भी यही, 3 टीके ऐसे देंगे जो ओपन वाइल पॉलिसी में होंगे, चौथा नहीं होगा, ये पूछेंगे कौन सा नहीं है। बीसीजी नहीं होता, एमआर नहीं होता, रोटा वायरस नहीं होता और जेई, ये 4 टीके ओपन वाइल पॉलिसी में शामिल नहीं होते। 50% पोटेंसी लॉस्ट आफ्टर 4 ओवर, ये जो टीके हैं 4 घंटे के बाद ये अपनी जो क्षमता होती है पोटेंसी 50% खत्म हो जाती है इसकी। इसके अलावा क्या होता है कि 4 घंटे बाद ये इसमें स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो कर जाता है, और अगर 4 घंटे बाद अगर आपने दे दिया तो मे कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इस बच्चे में टॉक्सिक शॉक हो सकता है, ठीक है ना, इमरजेंसी डेवलप हो सकती है। इसलिए आपको ये टीके हैं वो 4 आवर पॉलिसी वाले याद रखने हैं। 4 घंटे के बाद ये टीके नहीं लगाए जाते, वैक्सीन बच गई तो डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा, फुल इम्यूनाइजेशन और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का मतलब पूछेंगे। फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, इन्फेंट रिसीव ऑल वैक्सीन अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक के जितने जो टीके थे वो लग गए हैं तो वो उसमें फुल कवरेज में आएगा। लेकिन 2 टीके हैं फुल कवरेज में शामिल नहीं है, कौन कौन से नहीं है याद रखना, नोट कर लीजिए। एक तो ओपीवी 0 डोज और एक हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, ये दोनों फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज में नहीं आती है, फुल इम्यूनाइजेशन में शामिल नहीं है। अगर वो नहीं लगी है तब भी फुल इम्यूनाइजेशन माना जाएगा। तो इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं किसी हिसाब से कि कौन सा टीका फुल इम्यूनाइजेशन में नहीं है, ठीक है, ये टीका नहीं लगा तो क्या फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज मानोगे, ठीक है ना। तो 2 टीके फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज में शामिल नहीं होते। फिर होता है कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कवरेज, सीआईसी, इन्फेंट रिसीव ऑल द वैक्सीन अप टू 2 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 2 साल के सारे लग गए कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, 1 साल के सारे लग गए फुल इम्यूनाइजेशन। फुल इम्यूनाइजेशन कौन से नहीं है, एक तो ओपीवी 0 डोज और एक हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज, दोनों फुल इम्यूनाइजेशन में शामिल नहीं है, वो नहीं लगी है तब भी अपन फुल इम्यूनाइजेशन मानते हैं। मेजर अचीवमेंट ऑफ यूआईपी, इस जो प्रोग्राम चल रहा है इसका बड़ा क्या अचीवमेंट, हमने क्या तीर मारा है। तो एक तो साहब तीर मारा एलिमिनेशन ऑफ पोलियो। 27 मार्च 2014 को सर्टिफिकेट मिल गया डब्ल्यूएचओ से इंडिया को कि भैया आपके यहाँ से पोलियो एलिमिनेटेड हो गया है, ठीक है। सर्टिफिकेशन डेट है 27 मार्च 2014। लास्ट केस ऑफ पोलियो रिपोर्टेड इन हावड़ा वेस्ट बंगाल 2011, 2011 में लास्ट केस मिला था, और लास्ट केस के 3 साल बाद ही सर्टिफिकेट देते हैं, ये याद रखना। एलिमिनेशन तब मानते हैं जब लास्ट केस जो आता है उसके 3 साल तक कोई केस नहीं मिला तो उसके बाद उसको एलिमिनेटेड मान लिया जाता है, वहां से खत्म मान लिया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ मैटरनल टिटनेस एंड नियोनेटल टिटनेस 15 मई 2015 को, ये भारत से मैटरनल टिटनेस और नियोनेटल टिटनेस का 15 मई 2015 के बाद कोई केस नहीं है, ठीक है। ये दोनों याद रखना डेट कि कौन कौन से एलिमिनेटेड हो चुके हैं, मैटरनल टिटनेस, नियोनेटल टिटनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ पोलियो, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है, क्वेश्चन जहां से बनते हैं। टी सीरीज वैक्सीन शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, टी सीरीज वाले वैक्सीन कभी फ्रीज नहीं करने हैं, कौन कौन से, पेंटावेलेंट, डीपीटी, टीडी, हेपेटाइटिस बी और पीसीवी, सॉरी पीसीवी नहीं, एक मिनट, एफआईपी आई थिंक,
पीसीवी सॉरी सही है, पीसीवी एंड एफआईपीवी सारे हैं, ठीक है ना। पेंटावेलेंट है, डीपीटी है, टीडी है, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, पीसीवी है और आईपीवी है। पीसीवी एंड आईपीवी मीन्स एफआईपीवी, ये सारे के सारे जो वैक्सीन हैं ये आपके फ्रीज नहीं करने हैं, जमने नहीं चाहिए, ठीक है, फ्रीज सेंसिटिव है, ठीक है, 6 वैक्सीन। फिर एक होता है सेक टेस्ट। सेक टेस्ट क्या होता है कि कोई वाइल आपको लगता है जैसे ये जम गई है ना, आपको पता करना है कि ये खराब है या सही है, डाउटेड वाइल हो, ये जो फ्रीज सेंसिटिव वाली वैक्सीन थी जो फ्रीज नहीं करनी है अपने को, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो टीके थे ये आईएम लगते थे। एक जो एफआईपीवी किया गया है वो अब लगता है आपके इसके आईडी लगता है, ठीक है, लेकिन मूल रूप से आईपीवी पे आईएम लगता था। तो ये सारे टीके आईएम लगने वाले टीके। अगर इनमें से कोई वाइल है वो अगर अपने को डाउटेड लगती है कि भाई ये तो खराब हो गई, ठीक है, अपने को लग रहा है जम गई, तो उसको जो चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम सेक टेस्ट है, ठीक है। अब सेक टेस्ट पे नहीं जाना अपने को, ठीक है, वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी, बस आपको सेक टेस्ट याद रखना है कि डाउटेड वाइल जो फ्रीज हो चुकी है उसको चेक करने के लिए कि ये सही है या फिर हमारी खराब हो गई। वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर बताइए आपको, ठीक है ना, एक चौकोर सा होता है ऐसे बना हुआ और उसके भीतर फिर एक राउंड गोला होता है। हम ये देखते हैं कि वो बार वाला जो होता है वो गहरा होता है, अंदर वाला भाग हल्का होता है, ठीक है ना। जब तक वो उससे हल्का रहता है अंदर वाला गोला तब तक हम उसको सही मानते हैं। इसकी 2 स्टेज, पहली और दूसरी सही होती है, तीसरी और चौथी स्टेज होती है तब वीवीएम, तब हम वैक्सीन को यूज नहीं करते। यूज कंडीशनड आइस पैक वैक्सीन कैरियर एक इन वैक्सीन कैरियर, ठीक है, ये याद रखना। वैक्सीन कैरियर में कौन से आइस पैक यूज करते हैं? कंडीशनड आइस पैक होते हैं। अब कंडीशनड कुछ भी नहीं है, जो आइस पैक अपन काम लेते हैं 4 आइस पैक, वो क्या होने चाहिए, हल्के से, वो फ्रोजन नहीं होने चाहिए, उसमें पानी थोड़ा सा अपन हिलाएंगे तो उसमें से पानी की वो मतलब जो आवाज आएगी अपने को, थोड़ा सा पानी मतलब थोड़ा सा पिघला हुआ होना चाहिए, उसको बोलते हैं कंडीशनड आइस पैक। कोल्ड चेन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। अब ये डाइल्यूएंट होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, किस पे क्या काम आता है, ये भी पूछ सकते हैं। बीसीजी का जो डाइल्यूएंट होता है वो सलाइन वाटर होता है। मीजल्स रूबेला में डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, और जो जेई का होता है उसके अंदर फॉस्फेट बफर यूज करते हैं, ठीक है। ये तीनों के जो 3 ही डाइल्यूएंट है से सारे ऑलरेडी डिसॉल्व आते हैं, तो अपने को उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो ये फैक्ट है, कुछ याद रखना इसके। फिर वैक्सीन का भंडारण आईएलआर में करते हैं, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होता है उसमें करते हैं। और इसमें से भी एक क्वेश्चन वो उठा सकते हैं कि इनकी जो उस वहां रखने की जो सीक्वेंस है वो क्या होती है, किस तरह से रखते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है नीचे से ऊपर की तरफ याद रखिए। ओ मेरे भगवान रोज तुम्हारी दया इसी प्रकार प्रतिपल हमको दीजिए। ओ मीन्स ओपीवी, मेरे मीन्स मीजल्स रुबेला, भगवान बी से बीसीजी, रोज से रोटा वायरस, तुम्हारी से टीडी, दया से डीपीटी, और इसी प्रकार से मीन्स आईपीवी याद रखना है, जो बाद में फ्रैक्शनल डोज का मतलब डोज कम कर दी गई, 0.1 ml कर दी गई। तो इसी प्रकार से आईपीवी, प्रकार से पीसीवी, प्रतिपल से पेंटा, हम से हेपेटाइटिस, और को से कोविड भी वही यही रखते हैं साथ में, ठीक है, अगर रखना हो तो। और दीजिए से डाइल्यूएंट, डाइल्यूएंट सबसे ऊपर होते हैं, सबसे नीचे ओपीवी होती है, सबसे ऊपर डाइल्यूएंट होते हैं। बीच में सीक्वेंस बना के पूछ सकते हैं कि ऊपर से नीचे में कौन सा क्रम सही है जमाने में, ठीक है। तो कुछ में गड़बड़ करके छोड़ देंगे, आप तो ये याद रखना, भगवान को याद कर लेना बस, वो मेरे भगवान रोज तुम्हारी दया इसी प्रकार प्रतिपल हमको दीजिए, ठीक है। अगर भगवान की दया हुई तो सब बढ़िया होगा, आप चिंता करें नहीं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर दिस स्लाइड। हम दूसरी क्लास दूसरी स्लाइड लेंगे, लेकिन इसमें अगर किसी को कोई डाउट था तो बोलिए भाई। किसी को डाउट है क्या कोई? अरे कोई शंका संदेह है वो तो बताओ। नहीं सर, कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं है, गजब की टैलेंट हो तुम तो फिर, है ना। फिर तो मैं यही टाइम खराब कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। इसके रटना है सर, रटना है। शंका तो होनी चाहिए यार, शंका क्यों नहीं है भाई, हैं? सर जो आपने समझा है वो तो समझ में तो आ गया। समझ में आ गया?
चलो बढ़िया है ना। मैं दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ।